ओके। वेलकम आप सभी का। और देखिए, हमारा लास्ट जो डिस्कशन रहा था वहाँ पे हमने बात की थी कि लाइफ स्ट्रेटजीज़ को लेकर के ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। एक आर सेलेक्टेड स्पीसीज या जो आर स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं, दूसरे वो हैं जो के सेलेक्टेड स्पीसीज हैं जो कि के टाइप की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको फॉलो करते हैं, राइट। तो एक प्रकार का हम एक कंपैरिजन सबसे पहले हम इनका यहाँ पे लेंगे, ताकि हमें ऑलमोस्ट हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं कि लास्ट पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आर एंड के सिलेक्टेड पैटर्न से आते हैं ना, वो सारे हमारे बहुत ही इजी गोइंग वे में हो जाएं और हमें कभी भी ऐसे कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस ना हो ना। तो चलो अपन बात करते हैं, एक कंपैरिजन वे में बात करते हैं। तो एक साइड में हम आर सेलेक्टेड को ले लेते हैं और दूसरी साइड में हम के सिलेक्टेड को ले लेते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले तो अपन को यही ध्यान में रखना है कि जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज हैं दे आर कॉमन स्पीसीज, दे आर कॉमन और दे आर जनरल। और के सिलेक्टेड स्पीसीज हैं दे आर स्पेशलिस्ट, ठीक है। दूसरी बात आती है कि किस चीज़ को लेकर के कॉमन है या किस चीज़ को लेकर के स्पेशलिस्ट हैं। तो जो डिमांड ऑफ रिसोर्स है ना, रिसोर्स की डिमांड जो होती है, रिसोर्स की डिमांड को लेकर के ये कॉमन होते हैं कि दे कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ रिसोर्स, एनी टाइप ऑफ रिसोर्स को वो यूज़ कर सकते हैं। जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज के साथ में इसका उल्टा हो जाएगा कि रिसोर्स की जो डिमांड होती है वो हाईली स्पेसिफिक होती है। रिसोर्स डिमांड नॉन स्पेसिफिक है ना, नॉन स्पेसिफिक। जैसे कल हमारा एग्जाम्पल था तो उसमें 1 मिलीग्राम से लेकर के 10 मिलीग्राम तक के सारे बीज ये वाले बर्ड खा सकते थे। अगर हम स्पेशलिस्ट पे जाएंगे तो रिसोर्स की जो डिमांड है वो हाईली स्पेसिफिक होती है। रिसोर्स डिमांड हाईली स्पेसिफिक, यानी कि केवल एक सेलेक्टेड जो पोर्शन होता है केवल उसी को यूज़ करते हैं। हाईली स्पेसिफिक मीन्स सेलेक्टेड टाइप ऑफ रिसोर्स। सेलेक्टेड टाइप ऑफ रिसोर्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे वाला एग्जांपल में जैसे कोई बर्ड 2 मिलीग्राम के बीज के लिए था, कोई 5 मिलीग्राम के लिए था, एंड सो कुछ भी आप ले सकते हैं। तो वो स्पेसिफिक है। और यहाँ पे रेंज होती है, यहाँ पे हमने कोमा यूज़ किया है और वहाँ पे हमने रेंज यूज़ किया। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि आर वाले हैं वो इतने कॉमन होते हैं या उनकी डिमांड इतनी कॉमन होती है कि दे कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ रिसोर्स, जबकि के वाले हैं वो अपनी डिमांड को लेकर के इतने स्पेसिफिक हो जाते हैं कि वो एनी रिसोर्स को नहीं यूज़ कर सकते, वे किसी सेलेक्टेड रिसोर्स को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम और फर्दर बातों की तरफ जाएं तो जब किसी का जो रिसोर्सेज की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है या एनी टाइप ऑफ रिसोर्स को वो यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो निसेज होती हैं वो निसेज होंगी ब्रॉड। और के सिलेक्टेड जिनकी की डिमांड वेरी स्पेसिफिक है, हाईली स्पेसिफिक है, तो उनकी निसेज हो जाएंगी नैरो। निसेस का नैरो होना ही स्पेसिफिक होना होता है, राइट। तो निसेस का जो डायमेंशन है, हाइपर वॉल्यूम जो है, हाइपर वॉल्यूम को भी आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि निस एक हाइपर वॉल्यूम है। तो आर सेलेक्टेड का हाइपर वॉल्यूम बड़ा होता है और जो के सिलेक्टेड है उनका जो निस हाइपर वॉल्यूम है वो संकरा होता है, छोटा होता है, राइट। फिर बात आती है कि अगर किसी स्पीसीज़ का निस बड़े है या उनका हाइपर वॉल्यूम ज़्यादा है तो हम ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ को एक छोटे एरिया में नहीं लगा सकते।
छोटे एरिया में नहीं लगा सकते, यानी कि दे आर कॉमन इन लेस बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज, कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम हो ऐसी जगह पे आपको मिलेंगी। और ऐसी जगह हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होती हैं पायोनियर कम्युनिटीज़। पायोनियर कम्युनिटीज़ हों जहाँ पे रिसोर्स तो खूब सारे हैं लेकिन ऑर्गेनिज्म कम हो ना। बायोडाइवर्सिटी लेस जहाँ पे होती है ना, उस जगह पे हमें ये वाली स्पीसीज मिलेंगी। कंपैरिजन में के सिलेक्टेड स्पीसीज हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? कॉमन इन हाई बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज। हाई बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज, तो जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे ये वाली स्पीसीज मिलेंगी। यानी कि हमारे सक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लाइमैक्स कम्युनिटीज होंगी, उन क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ के अंदर मेनली, या जो वेल इस्टेब्लिश्ड जो कम्युनिटीज़ होते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो बहुत लंबे समय तक सेम टू सेम बनी हुई है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, दे हैव क्लाइमैक्स कम्युनिटी फीचर्स। और बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया में मिलेंगी और नैरो निसेस के साथ होंगी, दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर डिमांड। अगर दूसरी साइड से हम और चीज़ों की बात करें तो कुछ और फीचर्स हैं वो हम इनके साथ में ऐड कर सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि निसेस ब्रॉड हैं तो दे कैन फेस कंपटीशन। और देखिए जो कंपटीशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक इन बिटवीन द स्पीसीज होता है, विद इन द स्पीसीज। और ये है बिटवीन द स्पीसीज, कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, दिस इज बिटवीन द स्पीसीज, और एक ही स्पीसीज के बीच में विद इन द स्पीसीज। तो कंपटीशन दो प्रकार के होते हैं। और अगर हम कंपटीशन की चीज़ों को आर एंड के से जोड़ करके समझना चाहें तो आर वाले जो स्पीसीज होते हैं उनकी जो डिमांड है वो कैसी है? कॉमन डिमांड है, दे हैव कॉमन डिमांड्स। तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा कि अगर किसी स्पीसीज की डिमांड कॉमन है, वो कुछ भी यूज़ कर सकती है, तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोथ विल बी पुअर। ठीक है, हाई नहीं होगा, इट इज अ पुअर लेवल ऑफ कंपटीशन। तो ये भी पुअर है और ये भी पुअर है। जबकि हम कंपेयर करें इनको के सिलेक्टेड से, तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है और जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। मीन्स जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होंगी उनका नंबर बड़ा नहीं होता है। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हाई चल रहा है, स्ट्रॉन्ग चल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन साइज है वो छोटी होगी, पॉपुलेशन साइज स्मॉल होगी। और इधर जहाँ पे कंपटीशन कम चल रहा है वहाँ पे पॉपुलेशन साइज n इज इक्वल टू वो बड़ा नंबर होगा। तो जैसे एक बैक्टीरिया है वो आर सिलेक्टेड में आता है, तो बैक्टीरिया है उनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन बहुत बड़ी होगी। और एक एलिफेंट है वो के सिलेक्टेड में आता है, उनका नंबर
उनकी पॉपुलेशन बैक्टीरिया जितने ऐसे मिलियंस में नहीं होंगे वो, राइट। तो देयर इज़ ए कोरिलेशन कि आप उन चीज़ों को जोड़ सकते हो कि कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है तो पॉपुलेशन इनकी छोटी होगी, राइट। ऐसे ही इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि सारी ही जो स्पीसीज हैं, सभी स्पीसीज अगर आपने के वाली ले रखी हैं तो के वाली स्पीसीज अपनी अपनी निशेस को यूज़ करना चाहती है, और एज ए रूल हर एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है, जैसे उसको परमिशन मिले तो ज़्यादा यूज़ करना चाहता है। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन स्ट्रॉन्ग होने का जो कारण है वो होता है नंबर ऑफ स्पीसीज जितना ज़्यादा होगा, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो जब आप के सिलेक्टेड की बातें करते हो तो के सिलेक्टेड एरिया में तो बायोडाइवर्सिटी रिच ही होती है। के सिलेक्टेड एरिया जो होते हैं जहाँ पे के वाली स्पीसीज होंगी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच होती है, और रिच बायोडाइवर्सिटी के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? हाई नंबर ऑफ स्पीसीज। तो जब सारी स्पीसीज स्पेशलिस्ट हैं और उनका नंबर भी बहुत सारा है तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी स्ट्रॉन्ग होगा। मींस एज ए जनरल आर सिलेक्टेड स्पीसीज उन एरिया में पाई जाती हैं जहाँ पे कंपटीशन पुअर होता है। पुअर कंपटीशन एरियाज या पुअर कंपटीशन कंडीशन, जैसे पायनियर में स्टार्टिंग में कोई कंपटीशन ही नहीं है तो वहाँ पे ये मिलेंगे, और फॉरेस्ट के अंदर हर चीज़ को लेकर के कंपटीशन है, तो हाई कंपटीशन जो एरिया होंगे या वहाँ पे जो मिलेंगे दे आर के सिलेक्टेड स्पीसीज। इसके बाद में एक चीज़ हमने ये भी नोट किया था कि जो इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस आएगा, इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस, ये जैसे ही एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हुआ तो उसका फ़र्क कितना पड़ेगा, इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन। तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लेस रहेगा, पुअर रहेगा, और ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना, पुअर है। जबकि जो के सिलेक्टेड स्पीसीज हैं वो हाईली इफेक्टिव होती है, हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव तो हल्का सा भी अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ तो इनको जल्दी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनके जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्स में से अगर कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो इनको ज़्यादा फर्क पड़ता है। दे आर हाईली स्पेसिफिक, दे आर हाईली स्पेसिफिक, दे आर हाईली सेंसिटिव ऑल्सो। जबकि ये पुअर हैं, सेंसिटिविटी पुअर होती है, लेस सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव। देखो जब कुछ भी यूज़ कर लेगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी खास चीज़ को यूज़ करता है और वही चीज़ अगर कम हो रही है या उसमें कोई वेरिएशन आ रहा है तो उसको फ़र्क जल्दी पड़ेगा। तो एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस को लेकर के आर वाले हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं, के वाले हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। इसके बाद में एक चीज़ हमने ये भी देखी थी कि जो रिसोर्स को यूज़ करने की जो एफिशिएंसी है, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, कि रिसोर्स को यूज़ करने में कितने दक्ष हैं, तो इनकी एफिशिएंसी है ये होती है पुअर और ये होती है स्ट्रॉन्ग। इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई स्पीसीज रिसोर्सेज को यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पुअर है, यानी कि रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज नहीं करती है, इसका मतलब एनर्जी वेस्टेज ज़्यादा करती है, एनर्जी वेस्ट ज़्यादा करती है। और इनके जो निशेज हैं वो नैरो हैं, इनकी डिमांड बहुत स्पेसिफिक हैं,
ये जो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं वो पहले से बहुत कम है और उस कम चीज़ को ही बहुत सोच समझ के यूज़ करते हैं, एफिशिएंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एनर्जी वेस्ट कर ही नहीं सकते। एनर्जी वेस्ट नो या लेस। तो एक वो स्पीसीज हैं जो कुछ भी खा लेती हैं और बेवजह एनर्जी को ख़राब भी करती हैं। एक वो स्पीसीज है जो ख़ास चीज़ को खाती हैं और उसको बेहतरीन तरीके से यूज़ करती हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है उसको वेस्ट भी नहीं करते। एनर्जी वेस्ट बहुत कम है। तो एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के भी कंपेयर कर सकते हो कि जो आर वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, के वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। ओके। अगर हम इसी पॉइंट के अंदर और एंगल भी जोड़ सकते हैं कि जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं इनका जो बॉडी साइज होता है, बॉडी साइज स्मॉल होता है और के वालों का बॉडी साइज है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है। अगर हम इनके लाइफ स्पान की बात करें तो इनका लाइफ स्पान है वो छोटा होता है और इनका लाइफ स्पान है वो बड़ा होता है। इनकी जो एज है वो लंबी होती है, इनकी एज शॉर्ट होती है। राइट। एंड फिर एक रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिनकी लाइफ छोटी होती है दे रिप्रोड्यूस अर्ली, दे रिप्रोड्यूस अर्ली, यानी कि थोड़ा सा ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। जबकि जो के सिलेक्टेड हैं जिनका लाइफ लंबा है ये रिप्रोड्यूस करते हैं लेट, रिप्रोड्यूस लेट। अगर किसी ने जल्दी रिप्रोड्यूस कर लिया तो उसके पास ग्रोथ के लिए टाइम कम बचा था, तो ग्रोथ के लिए टाइम कम बचा था तो स्मॉल बॉडी साइज होती है। तो बॉडी स्मॉल होना, बॉडी लार्ज होना रिप्रोड्यूस कब करता है लाइफ में उस पर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे आप बात करेंगे तो जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है ये भी पाई जाती है और रिप्रोडक्टिव एज है ये भी प्रेजेंट है कि रिप्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है ये अब्सेंट होती है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज अब्सेंट या वेरी स्मॉल। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक ग्रास लिया कि वीट है ना, वीट एक क्रॉप भी है, वीट का प्लांट लिया, तो वीट का जो प्लांट है वो 4 महीने में अपनी लाइफ पूरी कर लेता है। तो छोटा लाइफ स्पान है, पौधा भी छोटा ही होता है, राइट। और रिप्रोड्यूस है वो, जैसे आप इसको बरगद से कंपेयर करेंगे तो बड़ा अंतर है, बरगद तो कितने साल बाद रिप्रोड्यूस करता है, राइट। तो वीट का प्लांट छोटा है, इसमें 3 महीने तो प्री रिप्रोडक्टिव एज ही है, 3 मंथ तो मान लो, या 2-3 महीने तो यही लग जाता है। 1 महीने के अंदर, लास्ट के महीने के अंदर ही अपना रिप्रोडक्शन वगैरह सब पूरा कर लेता है। एंड रिप्रोडक्शन के बाद में यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, केवल ये पौधा ड्राई अप होता है, सूखता है बस। भाई बीज बनने के बाद में इसको कुछ नहीं करना और वो सूख जाता है। जैसे एक बैक्टीरिया है, उसने ग्रोथ किया, बाइनरी फिशन किया, उसके बाद मर जाता है। आपने कहा कि स्पाइडर है, उसने ग्रोथ किया, रिप्रोड्यूस किया, उसके बाद मर जाती है। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज उनमें नहीं है, अगर है भी तो बहुत छोटी सी है।
और इस चीज़ को आप जोड़ सकते हैं कि जब बेचारों के पास लाइफ ही छोटी सी है, जब लाइफ ही छोटी सी है और उन्होंने अपना लाइफ का मेन काम कर दिया, रिप्रोडक्शन उनका मेन काम होता है, अगर वो उन्होंने कर दिया तो उसके बाद में उनके लाइफ के अंदर और कुछ होना भी नहीं चाहिए, और रिप्रोड्यूस उनको लाइफ के एंड में ही करना चाहिए। जैसे आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये आपने एक टोटल लाइफ ले ली। अब इस टोटल लाइफ के अंदर सारी चीज़ें ही हैं, रिप्रोडक्शन से पहले और रिप्रोडक्शन के बाद में और रिप्रोडक्शन वाला टाइम। तो एक बार हम रेड एरो से रिप्रोडक्शन वाली एज को लगा के देखते हैं। मान लो कि रिप्रोडक्शन उसने यहीं कर लिया। अगर रिप्रोडक्शन वो इतनी जल्दी करता है, ए वाला एरो आप यूज़ करें कि लाइफ में बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पास ग्रोथ के लिए केवल इतना ही टाइम बचा था। और इसका मतलब ये भी है कि ग्रोथ बहुत छोटी सी आई है, ग्रोथ बहुत कम की है उसने। अगर स्टार्टिंग में रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ग्रोथ बहुत छोटी सी आई है, और अगर थोड़ी सी ग्रोथ करके उसने रिप्रोड्यूस कर लिया तो उसके जो प्रोजेनी मेंबर हैं वो बहुत छोटे आकार के होंगे। प्रोजेनी की जो साइज है वो कैसी होगी, वेरी स्मॉल हो जाएगी। तो एक तो जो उसके बच्चे होंगे वो छोटे से ही हैं, और दूसरी बात वो भी ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, उसके बाद वो भी रिप्रोड्यूस कर लेंगे, तो ऑर्गेनिज्म की साइज बहुत छोटी हो जाएगी। मान लीजिए कि रिप्रोड्यूस है वो यहाँ कर रहा है, बी वाला, तो उसकी लाइफ इतनी बड़ी हो गई है। रिप्रोड्यूस करने से पहले ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रोथ करता है, तो उसने ज़्यादा ग्रोथ दिया, तो ग्रोथ स्मॉल की जगह पे क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। और उसके जो प्रोजेनी की साइज है वो भी वेरी स्मॉल से क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, बड़े आकार के बच्चे होंगे। अगर उसने लाइफ के एंडिंग में रिप्रोड्यूस किया है, अगर उसने लाइफ के एंडिंग में रिप्रोड्यूस किया है तो उसके पास ग्रोथ के लिए और भी ज़्यादा टाइम था, यानी कि उसने मैक्सिमम ग्रोथ की है। उसकी लाइफ में जितना परमिशन था उतने टाइम में उसने रिप्रोड्यूस लास्ट में किया, एंड में तो उसने मैक्सिमम ग्रोथ की है, तो पॉपुलेशन साइज ग्रेटर देन मोर हो जाएगा, और भी बड़ा हो जाएगा ग्रोथ, और इंडिविजुअल जो उसके अगली प्रोजेनी में आएंगे वो भी काफ़ी बड़े होंगे। तो ये जो इश्यू होता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के किस पार्ट में रिप्रोड्यूस करें, ये एक डिसीजन होता है, और ये इवोल्यूशन बेस्ड सारा का सारा सिस्टम है। तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज अपनी लाइफ के एंडिंग में रिप्रोड्यूस करते हैं। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि चाहे आर सेलेक्टेड हो चाहे के सेलेक्टेड हो, हैं तो ऑर्गेनिज्म ही, क्योंकि सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। और सभी ऑर्गेनिजम्स का एक सबसे बड़ा विश ये होता है कि दे वांट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग वो बनाना चाहते हैं। यानी कि सारे जीव यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस किए जाएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के भी कुछ मतलब होते हैं। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब रिप्रोड्यूस किया जाता है तो ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, राइट। जैसे एक प्लांट से अगर सीड बनेगा तो पौधे से ही बीज बना है, तो बायोमास तो पौधे का ही कंज्यूम होता है। अगर एक एलिफेंट को बेबी होता है तो एलिफेंट से ही बना है, फीमेल से, तो फीमेल एलिफेंट का जो बायोमास है वही उसके बेबी में गया है, राइट। अगर एक बैक्टीरिया ने डॉटर सेल बनाई है तो मदर्स जो सेल थी उसी का बायोमास गया ना। तो बॉडी से ही बॉडी बनती है। रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि बॉडी गिव राइज टू बॉडी, एंड बॉडी का पार्ट होता है जो कि प्रोजेनी मेंबर बनता है, राइट। तो अगर आप बॉडी को एक बॉक्स मान लें और आप चाहते हैं कि हम इससे बहुत सारे बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके टुकड़े करने पड़ेंगे छोटे छोटे। तो आप जितने इसके पीसेस कर देंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास नंबर आ जाएंगे।
बट यहाँ पे आपने नंबर तो बना लिया। सपोज आपने एक छोटा साइज़ का ऑर्गेनिज्म बना लिया, यस आप इस ए वाले पैटर्न को यूज़ करके बना सकते हो कि थोड़ा सा ग्रो किया फिर बना लिया, फिर वो थोड़े से ग्रो किए फिर बना लिए, फिर ग्रो किए फिर बना लिए, तो आप कम समय में ज़्यादा बना सकते हो। लेकिन जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म होगा उसकी साइज़ बहुत छोटी है, और साइज़ छोटी होने से इसका एक यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा वाइटलिटी के साथ, कि अगर बॉडी बहुत छोटी है तो उसमें जीवन क्षमता कम हो जाएगी। तो वाइटलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द बायोमास इन इट, कि जब उसको बनाया जाता है तो उसमें बायोमास अगर थोड़ा सा ही डाला है तो उसकी वाइटलिटी पुअर है, अगर किसी में बायोमास ज़्यादा डाला गया है तो उसकी वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग है, वाइटलिटी ज़्यादा है। तो यही होता है कि जैसे आप बात करते हैं कि एम्फीबियंस हैं, तालाब के अंदर इतने सारे अंडे देते हैं मेंढक, लेकिन वो सारे अंडे तो सक्सेसफुल होते ही नहीं है, उनसे लार्वा बनते ही नहीं है, वो ग्रो भी नहीं करते। एक पौधे ने भी बहुत सारे बीज बनाए हैं लेकिन सारे बीज तो उगते ही नहीं है। तो जब नंबर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है तो वाइटलिटी कम पड़ जाती है, ठीक है ना। आप टुकड़े तो कर सकते हो लेकिन प्रॉब्लम आएगी कि टुकड़ों में दम नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड वाइटलिटी और पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल विल बी वेरी लो। तो पोटेंशियल के बिना बनाना ही बेकार है। अगर बना तो दिया लेकिन वो जिंदा ही रहने लायक नहीं है, या ग्रो ही नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, कैपेसिटीज़ नहीं है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, compete नहीं कर पाएगा, तो दैट इज़ नॉनसेंस। तो मैक्सिमम नंबर बनाने के लिए एक तो ये होता है कि भाई आप रिप्रोड्यूस किस एज में कर रहे हो, एज ऑफ रिप्रोडक्शन, एज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आर वाले तो बेचारे क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, और जो बने वो कम से कम वाइटल भी हो। उसका इनके पास एक ही सॉल्यूशन होता है कि वो अपनी लाइफ के एंड में करते हैं ऐसे काम। और लाइफ के एंड में रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये भी है कि इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हो कि ये पूरा टाइम ग्रो में लगाते हैं, और ग्रोथ करने के बाद बस रिप्रोड्यूस करके आगे कुछ नहीं करते, यानी कि इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज नहीं होती है। तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए ये अपनी एज के लास्ट में रिप्रोड्यूस करते हैं, और के वालों से कंपेयर करेंगे तो इनकी एज छोटी होती है। तो लगता है कि जल्दी, जैसे बैक्टीरिया है, होने को तो बैक्टीरिया ने बेचारे ने अपनी ज़िंदगी के लास्ट में बाइनरी फ्यूजन किया है, लेकिन एलिफेंट से कंपेयर करेंगे तब तो लगेगा कि बैक्टीरिया ने तो ये 40 मिनट में रिप्रोड्यूस कर लिया, राइट। तो बड़े वालों से देखते हैं तब तो लगता है कि इन्होंने जल्दी कर लिया रिप्रोड्यूस, लेकिन वैसे तो इन्होंने बेचारों ने, बड़े वाले तो फिर भी अपने बच्चों के बच्चों को भी पालते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं, ये तो अपने बच्चों को ही नहीं पालते बेचारे। तो देयर इज़ ए डिफरेंस कि व्हाट इज़ द एज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दे रिप्रोड्यूस अर्ली। उसके बाद में एक दूसरा इश्यू और आता है कि नंबर बढ़ाने का एक साधन और भी है। नंबर दूसरा ये है कि ऐसा कितनी बार कर सकते हो, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एपिसोड। नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एपिसोड, जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट अपनी लाइफ के अंदर 10 बार रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन बैक्टीरिया अपनी लाइफ में 10 बार रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक गेहूं का पौधा अपनी लाइफ में 10 बार रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक छोटा ग्रास है वो 10 बार रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक ग्रास होपर है वो 10 बार रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एपिसोड किसी के पास ज़्यादा तब होंगे ना जब उसका लाइफ बड़ा हो। तो ये हो सकता है कि वो कब रिप्रोड्यूस कर रहा है, और नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एपिसोड उसकी लाइफ में अगर ज़्यादा हैं तो उससे भी उसका नंबर ऑफ स्प्रिंग का बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये तो डिपेंड करता है, लाइफ अगर है, या वो अगर के सिलेक्टेड वाला है तो उसके पास लाइफ है, तो वो नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एपिसोड उसके पास हो सकते हैं। एंड फिर तीसरा आता है कि नंबर ऑफ प्रोजेनी इन ए सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड, दिस इज कॉल्ड फेकंडिटी, कि एक बार में फीमेल कितने प्रोजेनी मेंबर प्रोड्यूस कर सकती है। पहली बात, जो भी यहाँ पे बनेगा ऑफस्प्रिंग को बनाने की सारी जिम्मेदारी फीमेल की है, कि ऑफस्प्रिंग हालांकि बैक्टीरिया वाले केस के अंदर मेल फीमेल जैसा नहीं होता है, इवन प्लांट्स के अंदर भी मेल फीमेल नहीं है क्योंकि वो बाइसेक्सुअल होते हैं, राइट। लेकिन इन केस ऑफ
हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएं तो वहाँ पे जो आर सिलेक्टेड नेचर के होते हैं ना, उनके अंदर बॉडी जो बनेगी दैट विल बी फ्रॉम फीमेल साइड। तो व्हाट इज द एज ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फीमेल, ये बड़ी चीज़ होती है। कितनी बार रिप्रोड्यूस कर सकती है, ये बड़ी चीज़ होती है। एंड एक बार रिप्रोड्यूस करने पे कितने प्रोजेनी मेंबर बना सकती है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन ए सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड, इट इज़ कॉल्ड फैकेंडिटी। तो फैकेंडिटी क्या है, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एपिसोड क्या है, एज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के लिए काम करती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, ज़्यादा प्रोजेनी मेंबर बना सकता है। तो अगर हम इन चीज़ों को हमारे आर और के साथ देखें तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैं, उनका एज ऑफ रिप्रोडक्शन ये अर्ली आ जाता है, राइट। नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एपिसोड इनमें सिंगल होता है कि लाइफ में केवल एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई लाइफ में एक बार ही रिप्रोड्यूस करता है, इसका मतलब रिप्रोड्यूस करने के बाद उसके पास लाइफ है ही नहीं, और उसके पास लाइफ सच में नहीं है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ उनकी क्या सी होती है, एब्सेंट होती है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में केवल एक बार रिप्रोड्यूस करता है, सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड, तो दे आर कॉल्ड सैमल पैरस। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सैमल पैरस। ये सारा जो कंटेंट आप इस क्लास के अंदर समझ रहे हो, दिस इज़ हाईली इम्पोर्टेंट फॉर CSIR क्वेश्चनिंग्स। ऑलमोस्ट हर चीज़ से CSIR के क्वेश्चन रहे हुए हैं, आपको ये सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो वन इज सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड मीन्स सैमल पैरस। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि सैमल फॉर एस एंड सिंगल फॉर एस। द नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एपिसोड इन द लाइफ स्पान, कि पूरी लाइफ में कितनी बार रिप्रोड्यूस कर सकता है, अगर सिंगल टाइम कर रहे हैं, इट इज़ सैमल पैरस नेचर। तो आपने कहा कि बटरफ्लाई द सैमल पैरस, आपने कहा कि मस्कीटो सैमल पैरस, आपने कहा कि वीट सैमल पैरस, राइट। और एक फ्रॉग क्या है, क्या फ्रॉग भी सैमल पैरस है? नो सर। ठीक है ना। तो जस्ट जैसे पिछले क्वेश्चंस में मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे कुछ नाम दिए हुए थे, उसमें एक नाम था पर्टिकुलर मे फ्लाई, है ना, उसका नाम था मे फ्लाई। अब ठीक है, आपको नहीं पता कि मे फ्लाई क्या होता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि फ्लाई का मतलब मक्खी होती है, और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर फ्लाई मक्खी है तो मक्खी का लाइफ कैसे चलता है, यानी कि वो तो एक बार ही रिप्रोड्यूस करती है, बार बार नहीं करती है, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन में आया हुआ है कि क्रो प्लांट्स, अब क्रो प्लांट्स है, क्रो प्लांट्स के अंदर मेनली जैसे आपने वीट वगैरह लिया, या ग्रेन प्लांट्स हैं, या ग्रासेज हैं, तो वो सब क्या है, ज़्यादा एग्जाम्पल ऑफ सैमल पैरिटी। सैमल पैरस नेचर होता है, सैमल पैरिटी जिनके अंदर एक करैक्टर पाया जाता है, वो करैक्टर सैमल पैरिटी कहलाता है। कंपैरिजन में ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जैसे आपके आर सिलेक्टेड हैं वो सैमल पैरस होंगे मेनली, और जो के सिलेक्टेड है उनके पास नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एपिसोड सेवरल हैं, सेवरल एपिसोड्स, तो दे आर कॉल्ड इटीरोपैरस, इटीरोपैरस। तो नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एपिसोड लाइफ में कितने हैं किसी के पास, उसके आधार पे दो क्राइटेरिया होते हैं, एक सैमल पैरस सिंगल रिप्रोडक्शन वाले, एक इटीरोपैरस दे हैव मल्टीपल रिप्रोडक्टिव एपिसोड। सेवरल का मतलब मल्टीपल, तो एक बार रिप्रोड्यूस कर लिए, फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपने कोई ट्री ले लिया तो वो ट्री हर साल रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपने मंकी ले लिया, मंकी रिप्रोड्यूस करेगा। आपने कोई बर्ड ले लिया, वो बार बार हर ब्रीडिंग सीजन में रिप्रोड्यूस करता है, तो दे आर इटीरोपैरस। एंड एज ऑफ रिप्रोडक्शन के हिसाब से बात करेंगे कि एज ऑफ रिप्रोडक्शन के सिलेक्टेड के लिए क्या होगी, लेट होगी,
एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन भी लेट होगा। एंड फैकेंडिटी कैसी होगी? फैकेंडिटी आर के लिए कैसी होगी और के के लिए कैसी होगी फैकेंडिटी? एक मछली कितने अंडे दे सकती है? सेवरल दे सकती है, तो फैकेंडिटी हाई होती है। और एक एलिफेंट कितने बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है एक बार में? सिंगल कर सकता है, फैकेंडिटी लो होती है। क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी साइज बड़ी है। एक अंडे की साइज बहुत छोटी है, एक मक्खी का अंडा बहुत छोटा है, एलिफेंट का बच्चा बहुत बड़ा है। तो यूट्रस के अंदर ऐसे कितने बच्चे होल्ड किए जा सकते हैं? सिंगल। रेयरली केसेस के अंदर ट्विंस हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो दिस इज द इनपुट ऑफ एनर्जी। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी के प्रोजेनी मेंबर की साइज बड़ी है, जैसे आर वालों के जो प्रोजेनी मेंबर हैं वो स्मॉल साइज हैं, इनकी प्रोजेनी कैसी है? स्मॉल साइज्ड। ये छोटे आकार के बनाते हैं और मोर इन नंबर, संख्या में ज़्यादा बनाते हैं, मोर इन नंबर। और जो के सिलेक्टेड स्पीसीज हैं उनके प्रोजेनी हैं वो लार्ज साइज के हैं और संख्या में कम है, लेस इन नंबर या फ्यू इन नंबर। तो साइज छोटी है और जल्दी ही रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके बच्चे भी बड़े नहीं हो सकते। और फिर के वाले हैं भी बड़े और ये बच्चे भी बड़े प्रोड्यूस करते हैं, तो अगली पीढ़ी के अंदर भी ये बड़े ही मिलेंगे। और जब छोटा प्रोड्यूस किया जाता है तो नंबर बड़ा हो सकता है, और जब बड़े प्रोड्यूस किए जाते हैं तो नंबर बड़ा नहीं हो सकता, राइट। और जब नंबर ज़्यादा है तो वाइटलिटी पुअर होती है कि बनाने को तो बहुत सारे बना दिए लेकिन जरूरी नहीं कि सारे काम किए, वाइटलिटी पुअर है। यहाँ पे वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग है, वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो बनाया है वो सोच समझ के बनाया गया है। दिस इज वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग। तो एक तो जो प्रोजेनी के अंदर जो बना है वो वैसे ही पावरफुल है, और फिर दूसरी बात कि जिन्होंने बनाया है उनके पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज भी है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो दादा की वजह से पापा चाचा ये सब हैं, और अभी दादा बूढ़े भी हो गए, दादा की कोई रिप्रोडक्टिव एज भी नहीं है, लेकिन अभी भी दादा काम करता है। दादा का एक काम है कि वो अपनी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के अंदर पेरेंटल केयर कर रहा है, इज टेकिंग पेरेंटल केयर, ठीक है। एक एलिफेंट का जो झुंड है उसमें जो सबसे बड़ी एलिफेंट है वो अभी भी बाकी सबके बच्चों का ध्यान रख रही है। दिस इज़ पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर में जो यंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको हेल्प की जाती है, जो यंग ऑर्गेनिज्म है उसको सरवाइव करने में हेल्प दी जाती है, हेल्प असिस्टेड। तो एक तो कोई अपने आप ही जिएगा, है ना, अपने आप धक्के खाओ और अपने आप जीना सीखो, एक तो ये तरीका होता है। एक ही होता है कि धक्के नहीं खाने देंगे, उसको प्रॉब्लम में जाने नहीं देंगे, उसका पूरा ध्यान रखेंगे, कोई उसको प्रेडेट ना कर ले, कहीं उसको कुछ खाने की समस्या ना आ जाए, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दिस इज़ पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर कोई तभी कर सकता है जब उसके पास रिप्रोड्यूस करने के बाद टाइम बच रहा हो, और किसी के पास रिप्रोड्यूस करने के बाद टाइम जो बचता है वो उसका पोस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और किसी भी स्पीसीज़ के पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट तभी हो सकता है जब उसकी लाइफ बड़ी हो, और लाइफ बड़ी कब हो सकती है? जब ऑर्गेनिज्म है वो के सिलेक्टेड नेचर का हो। लाइफ बड़ी कब होगी? जब वो लेट रिप्रोड्यूस करता है, जब वो लेट रिप्रोड्यूस करता है, और लेट रिप्रोड्यूस करने के बाद में उसके पास मल्टीपल रिप्रोडक्टिव एपिसोड भी है। तो के वालों के कुछ इस प्रकार के नेचर रहेंगे, आर वालों के साथ ऐसा नहीं है, उनके पास नो पेरेंटल केयर,
दादा तो छोड़ो, इनके पास तो मम्मी पापा ही नहीं है, नो पेरेंटल केयर। तो जो अंडे देने थे पानी में दे दिया, अब अंडे जाने, अंडों का भविष्य जाने, अंडे देने वाले तो चले गए, राइट। तो नो पेरेंटल केयर बिकॉज दे हैव नो लाइफ स्पान, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज नहीं है, राइट। ठीक है, जब आप ये कहते हैं कि वाइटलिटी पुअर है, वाइटलिटी पुअर है और बनाए गए थे बहुत सारे, तो नंबर तो जैसे 1000 अंडे बनाए गए थे, 1000 एग्स इसने दिए थे और उनमें से 20 एडल्ट बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 9980 वेस्ट हो गए, उनको या तो उन्होंने ग्रो ही नहीं किया होगा, या उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा, या उनको कोई खा गया होगा, राइट। तो दिस इज़ ए वेरी हाई लेवल ऑफ लॉस्ट। एलिफेंट के केस में जाकर के देखोगे तो यहाँ पे इसने एक ही बेबी प्रोड्यूस किया था और वही बेबी अडल्ट में भी है। दिस इज नो वेस्ट। एफिशिएंसी, बच्चे प्रोड्यूस करना, ये सारे काम ये तो आर वाले भी करते हैं, के वाले भी करते हैं, लेकिन उनका प्रोजेनी मेंबर जो होगा वो सक्सेसफुल होगा, इसकी गारंटी के वालों के पास होती है। तो दे हैव नो वेस्टेज। तो एक वो हैं जो 1000 अंडे बनाते हैं और उनमें से 20 हैं वो मैच्योर हो पाते हैं। एक वो हैं जो एक ही बेबी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनके यूट्रस में एक बार में एक को ही होल्ड किया जा सकता है, और वो फिर उसको केयर भी करते हैं, उसको नर्चर भी करते हैं, उसके लिए कंडीशन भी फेवरेबल बनाते हैं, इवन उसको शिकार करना भी सिखाते हैं, है ना। वो खुद खाना कैसे पकड़ेगा वो भी उसको सिखाया जाता है, वो बड़ों को देख के सीखता भी है। और बड़े तब होते हैं जब बड़े रिप्रोड्यूस करने के बाद में बचते हैं, राइट। तो के वालों के लाइफ स्ट्रेटजीज या लाइफ स्ट्रेट ट्रैट्स बहुत अलग हैं और आर वालों के उसके जस्ट रिवर्स होते हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि इसने क्या किया था कि अपनी एनर्जी को लगाया था 1000 अंडे बनाने में। दिस इज इनपुट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को इन्होंने लगाया बहुत सारा, लेकिन इनके पास रिजल्ट आया बहुत थोड़ा सा। तो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, एनर्जी वेस्ट करते हैं। और इस साइड के अंदर इन्होंने एक ही बनाया था, उसका पूरा ध्यान भी रखा, उसको छोटे से लेके बड़ा होने तक उसका सबने ध्यान रखा, और वो 100% बड़ा भी हो गया और वो अब आराम से अपने सारे काम खुद कर लेता है और अपने ग्रुप के बाकी लोगों को भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे एनर्जी का कोई वेस्ट नहीं है, नो वेस्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ तक तो आप समझ जाते हैं। इसके बाद में एक चीज़ और आती है जो CSIR के क्वेश्चंस में होती है, वो है एलोकेशन ऑफ बायोमास। एलोकेशन ऑफ बायोमास, कि बायोमास को कहाँ ठिकाने लगा दिया है ना, बायोमास को कहाँ लगाया, बायोमास को एलोकेट करने का तरीका उसका ठीक है या गलत है। दिस इज द बायोमास एलोकेशन पैटर्न। पहली बात तो ये है कि बायोमास होता क्या है, बायोमास गेन किया जाता है, गेन्ड ड्यूरिंग ग्रोथ, कि जब किसी ऑर्गेनिज्म को खाना मिलता है तो वो फिर बायोमास बनाता है उसे ड्यूरिंग ग्रोथ। और किसी के पास बायोमास ज़्यादा होगा अगर उसने ग्रोथ ज़्यादा की है ना, बायोमास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ ड्यूरेशन। ग्रोथ का टाइम जिनके पास बड़ा है तो उनमें बायोमास भी ज़्यादा, जैसे एलिफेंट का बायोमास ज़्यादा है, ठीक है। ग्रास के पास ग्रोथ का टाइम कम है, वो थोड़े से समय में ग्रोथ कर जाती है। फाइटोप्लैंक्टन बायोमास छोटा है ना, डिपेंड्स करता है कि ग्रोथ कितने टाइम तक की है। ग्रोथ तो एक गेहूं का पौधा भी करता है, ग्रोथ तो एक बनियान का ट्री भी करता है, लेकिन बनियान की ट्री ने ग्रोथ कितने टाइम से कर रहा हो,
कितने सैकड़ों साल हो गए उसको, 200 साल हो गए सपोज, तो उसका बायोमास ज़्यादा है ना। और जिसने ग्रोथ 2 महीने की, उसका बायोमास उतना कैसे हो सकता है, राइट। ठीक है, अब उसके पास जो भी बायोमास है उसको एलोकेट करना। एलोकेट करने का मीनिंग कुछ ऐसे समझना होता है आपको कि जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दिस इज द यंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में क्या होता है कि वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है तो ये बड़ा हो जाएगा, इसका बायोमास इंक्रीज हो गया। इसके बाद में इसको रिप्रोड्यूस करना होता है, और रिप्रोड्यूस करके फिर ये छोटे छोटे बनाता है, राइट। दिस इज प्रोजेनी मेंबर। ओके, तो ये है एलोकेशन कि इसने जैसे अभी हम आर्क के लिए जा रहे हैं तो रिप्रोड्यूस करने के बाद में इनमें कोई लाइफ नहीं है, यानी कि रिप्रोड्यूस करने के तक ये खुद है, उसके बाद में इसके पास लाइफ ही नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, ये रेड लाइन एंड ऑफ लाइफ हो जाएगा इसके लिए, कि इसके बाद में इसकी डेथ हो जाएगी। या अगर आप यहाँ पे बैक्टीरिया लें तो एक सेल है, ये बड़ी हुई यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगे बाइनरी फिशन से, उसके बाद मदर सेल तो नहीं है ना, ऐसे समझ सकते हो। तो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करके बड़ा होता है और फिर इससे कई सारे बन जाते हैं, राइट। और इसके बाद में ये खुद नहीं है, सारी चीज़ों को समझना। इसने कितने प्रोड्यूस किए, एन प्रोड्यूस किए, और ये खुद सेल्फ क्या है, डाइट। राइट। और आपको जान के ताज्जुब होगा और हैरानी होगी ये सुन के कि अगर बैक्टीरिया ने बच्चे प्रोड्यूस कर दिए या उसने डॉटर सेल बना दी, तो आप बैक्टीरिया का डेड बॉडी कहाँ है ये नहीं ढूंढ सकते, तो उसके पास डेड बॉडी नहीं है। उसने इतना शानदार तरीका अपना रखा है कि आप जो छोटे बैक्टीरिया डॉटर सेल बने ना, उनकी मदर कहाँ थी ये नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ कुछ बचता ही नहीं है, सारा का सारा डॉटर्स में चला जाता है ना। सेल वॉल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो, सब कुछ डिवाइड हो जाता है। हालांकि आपको गेहूं के पौधे में तो मिल जाएगा कि मदर पौधा कौन सा था और उनके बीज कौन से हैं, राइट, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो पैटर्न था कि खुद के पास बॉडी था पहले, ये सारा बॉडी उसी का था, लेकिन जैसे प्रोजेनी बनी उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, नो बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी सारी बॉडी अपनी प्रोजेनी के लिए लगा दी। इनपुट हैवी, दिस इज हैवी इनपुट, कि जितना कुछ था सब कुछ लगा दिया उसने, मतलब उसके पास खुद ही था वो, उसने सारा खुद अपने बच्चों को प्रोड्यूस करने में लगा दिया। द हैवी इनपुट, अपने लिए कुछ रखा ही नहीं, ठीक है। दूसरी साइड में आप मंकी को ले लीजिए या ह्यूमन को ले लीजिए, वो क्या करता है, वो भी छोटा सा होता है, वो भी ग्रो करता है, ठीक है। ग्रो करने के बाद में वो टाइम 1 के ऊपर खुद बच जाता है और एक बना भी देता है, राइट। फिर टाइम 2 के ऊपर दोबारा से खुद बच जाता है, फिर दूसरा बना देता है। फिर गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं, 2 से ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस नहीं करते, तो मान जाता है, राइट। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि रिप्रोड्यूस करने से पहले बॉडी था और रिप्रोड्यूस करने के बाद में भी बॉडी है। दूसरी बार रिप्रोडक्टिव एपिसोड पूरा कर दिया उसने, फिर भी बॉडी है, एंड उसके बाद में भी बॉडी है। बॉडी तो उसके पास बाद में भी है, और लास्ट में उसकी डेथ होती है, उसके बाद में आप बॉडी को डिस्पोज करते हो। तो उसने सारा नहीं लगाया ना, बैक्टीरिया ने तो सारा लगा दिया था बेचारे ने, कुछ रखा ही नहीं, हैवी इनपुट, एंड दे इनपुट लेस, इनपुट लेस। तो बायोमास एलोकेशन को लेकर के हैवी एलोकेशन है बायोमास का। आर वाले अपना सारा कुछ झोंक देते हैं बच्चे बनाने के लिए, हैवी एलोकेशन बायोमास। आर वाले क्या करते हैं, हैवी, और के वाले क्या करते हैं, पुअर। तो जो समझदार होता है वो थोड़ा सा ही खर्चा उठाता है और उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है,
और जो मूर्ख होते हैं वो अपना सारा कुछ लगा देते हैं, फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं बचता। तो दिस इज द लेवल ऑफ सिंसियरिटी कि जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैं दे आर नॉट सिंसियर, दे आर जस्ट एनर्जी वेस्टिंग स्पीसीज। और आप में से कोई बता सकता है कि ये इतनी एनर्जी वेस्ट क्यों करते हैं, ये कम सिंसियर क्यों हैं, या इतनी एनर्जी वेस्टेज करेंगे तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? हेलो आंचल। जैसे आर वाले हैं वो एनर्जी को वेस्ट करते हैं, और एनर्जी को वेस्ट करेंगे तो फिर उनको दिक्कत नहीं आएगी क्या? सर आर वाले एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि के वाले तो कुछ टाइम के बाद दोबारा करते हैं, तो वो अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं। मतलब बैक्टीरिया से मैं ये कहूँ कि बैक्टीरिया मुझे ये बता कि तू मतलब रिप्रोड्यूस करने के बाद ज़िंदा रहना चाहता है या नहीं चाहता, तो वो मुझे क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि नहीं सर मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, ऐसे कहेगा? हाँ सर। सर ये आर वाले होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं। मतलब इनका लाइफ स्पान है ना छोटा होता है, तो इसलिए कोशिश करो, यस, ट्राई लाइफ योर। स्पान छोटा होता है, तो सर ये एनर्जी ना मैक्सिमम एनर्जी को यूज कर लेते हैं। देखो मैक्सिमम एनर्जी को यूज कर लेना, अपने लिए काम में लेना अलग चीज़ होती है, और प्रोड्यूस करना अलग चीज़ होती है। और प्रोड्यूस करने में उन्होंने जो लगाया वो पूरा काम में आ गया कि नहीं आ गया, ये अलग चीज़ होती है। तो थोड़ा सा सोच के है ना, थोड़ा जज करो कि किस प्रकार से हमें आंसर को डिज़ाइन करना है ना हेमलता? सर आर स्पीसीज का जो लाइफ स्पान होता है वो छोटा होता है, हम्म, तो जब लाइफ स्पान छोटा है तो एक ही बार तो ये पूरी एनर्जी उसी में वो कर देते हैं। ठीक है। देखो एक बार आंसर तो बाद में देना, मैं आपको दोबारा से एक बात बता देता हूँ ताकि वो आप उस चीज़ का ध्यान रखो थोड़ा सा ना। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि आर वाले जो हैं वो एनर्जी को वेस्ट करते हैं, ये तो अभी आपके साथ डिस्कशन हो गया कि आर वाले एनर्जी को वेस्ट करते हैं, ठीक है। और एनर्जी को वेस्ट करने की हद तो तब हो जाती है जब वो बहुत सारे बनाते हैं और उन्होंने जो बनाए वो जिंदा ही नहीं रहते हैं, और उन्होंने जो बनाया वो भी जिंदा नहीं है मोस्टली, है ना, और वो खुद भी जिंदा नहीं है। तो इससे बड़ा मूर्ख और क्या होगा कि ना तो खुद जिंदा है ना उसने बनाया वो सारे जिंदा हैं। तो ये तो एकदम से मूर्ख है। तो इतना मूर्ख होके भी नेचर ने इनके अस्तित्व के पीछे कारण क्या है कि नेचर ने इनको हटा क्यों नहीं दिया, इवोल्यूशन में ये हट क्यों नहीं जाते, या नेचर इनका सफाया क्यों नहीं कर देता कि इतने इतने जो मतलब सी लेस एफिशिएंट सिस्टम है, एनर्जी को सोच समझ के लगा ही नहीं सकते, वेस्टेज करते हैं। इनका स्कोप कहाँ बच गया, या इनको इनको स्कोप कहाँ है इनका, या एनर्जी वेस्ट करने के बाद में भी इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है? ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जिन स्टूडेंट ने पहले आंसर दे दी उनके आंसर को दिमाग से निकाल दो, कि उनकी किसी भी बात को दोबारा से रिपीट मत करो। आप खुद सोचो कि इसका आंसर क्या है। प्रियंका? हम्म। सर ये बोलिए बोलिए। रागिनी?
सर बायोडाइवर्सिटी कम होने की वजह से। उससे कैसे जोड़ोगे? जोड़ोगे कैसे ये बताना। क्योंकि सर अभी जैसे आपने बताया था कि उनकी जो नेस होती है वो ब्रॉड होती है, तो ये एक ही बार में अपनी एनर्जी लगा देंगे, तो इससे जो प्रोजेनी होगी वो बनेगी। फिर उन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इनके पास लाइफ भी नहीं है, बार बार भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, और एक बार ही करते हैं, रिप्रोड्यूस करने के बाद में दोबारा ये खुद भी नहीं बचते, इनके बच्चे भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। तो इनको एनर्जी मिलती रहे, या इनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा क्या, ऐसा कि मतलब कि इनको दिक्कत आनी चाहिए ना, कि मतलब जैसे आपके पास ये हो कि भाई आपके पास पैसे हों और आप पैसों को खर्च कर रहे हों, और जिन चीज़ों में खर्च कर रहे हो वो चीज़ों से भी और कुछ नहीं आ रहा, तो ये तो मूर्खता हुई ना। तो आपके पास पैसों की कमी नहीं आएगी ऐसे। कुमकुम, आएगी सर। कुमकुम आंसर क्या सर आएगा? इन्हें अपनी ग्रोथ की तो हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर इन्हें है ना इनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो भी तो हाई होती है ना, तो ग्रोथ रेट हाई होगी तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर भी तो ज्यादा होगा ना। ग्रोथ रेट एनर्जी एक्सपेंडिचर कैसे? सर किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज्यादा ग्रोथ करनी पड़ती है तो उसको एनर्जी भी तो ज्यादा ही लगानी पड़ती है ना। तो 1 मिनट सोच के पूरा दोबारा से बोल दो ज़रा, कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। देखो, ग्रोथ रेट तो फास्ट होती है, ये बात तो सर ठीक है। हम्म। सर जैसे ये मे फ्लाई होती है इसका लाइफ स्पान सिर्फ एक दिन का होता है, ठीक है। तो सर इसको एक ही दिन के अंदर अपनी ग्रोथ भी करनी होती है और रिप्रोडक्शन भी करना होता है। ठीक है। तो सर ये ना एक ही दिन के अंदर ग्रोथ भी करेगी रिप्रोडक्शन भी करेगी, तो इसे एनर्जी का यूज भी तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। यूज़ ज़्यादा क्यों करना पड़ेगा? तो सर फिर इसकी ग्रोथ एनर्जी का कम यूज करेगी तो इसको प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नहीं, जैसे आपके पास एक मतलब छोटी घड़ी है, एक बड़ी घड़ी है ना, घंटा घर पे लगी बड़ी घड़ी, आपको दोनों को 24 घंटे चलाना है, तो दोनों 24 घंटे चलेंगी? एक एक में आप छोटा सा बैटरी डालते हो उसी से चल जाएगी, एक में आपको बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी, राइट? तो हर दिन या एक दिन में कितना, ये तो सभी को करना होता है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने जो बच्चे बनाए थे उनमें से अभी हम बात कर रहे थे कि 9,980 बच्चे उनके मर गए, डाइट। तो मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये 9,980 बनाए क्यों थे? तेरा दिमाग खराब हो गया था कि ये 9,980 क्यों बनाए? तू 20 ही बना देता, ये कह रहा हूँ मैं तो उसको। मैं कह रहा हूँ कि तू 20 के चक्कर में 9,980 फालतू क्यों बना रहा था? क्या तेरा खर्चा नहीं लग रहा है क्या इनको बनाने में? ये पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, कि आप बैक्टीरिया से और आर वालों से ये पूछ के आओ कि 9,980 बेवजह क्यों बनाए थे? क्या वो ऐसे बन गए थे, या उनमें आपकी बायोमास लगा या नहीं लगा? तो आप कहेंगे बायोमास तो लगा ही था सर, देखो बायोमास लगा तो तभी तो बने थे। तो उसने सर ना एक्स को सर प्रेडेटर का भी तो खतरा रहता है ना, इसीलिए वो लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो भी बात सही है आपकी, कि भाई किसी के बच्चों को अगर खाने वाले प्रेजेंट हैं तो कम से कम कोई बच जाए, तो ज़्यादा बच्चे बना देंगे, ज़्यादा अंडे बना देंगे, ये बात भी ठीक है आपकी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या इनको भूख नहीं लगेगी क्या? क्या इनको लगेगी ना सर। इनको खाना मिलेगा तभी तो ग्रो करेंगे, तभी तो रिप्रोड्यूस करेंगे। तो बिना फूड तो ग्रो करके रिप्रोड्यूस करना, प्रेडेटर हो और अंडे ज़्यादा बनाए, तो बिना खाना मिले तो नहीं बना सकते भाई। सर हम्म।
सर इनको ना सर्वाइवल के लिए बहुत ही थोड़ी सी रिसोर्स चाहिए एक एक मिनट ये एक इनको मिनट इवोल्यूशन में हटाया। एक मिनट दोबारा से आंसर दीजिए। सर इनको ना मतलब सर्वाइवल के लिए बहुत ही थोड़ी सी रिसोर्स चाहिए, यस, इसलिए इनको अब तक हटाया नहीं गया। यस, वेरी गुड आंसर। यानी कि इनका जो फूड है वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, कि ये किसी भी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या जनरल है, तो कॉमन है, तो दे कैन यूज एनी टाइप ऑफ रिसोर्स, यानी कि कुछ भी हो वो इसके काम आ जाएगा, एनी टाइप ऑफ रिसोर्स। तो जिसको एनी टाइप ऑफ रिसोर्स फूड के रूप में काम में लेना है या काम में ले सकता है, तो उसके पास फूड की कमी नहीं है। आपको ऐसे देखना होता है कि ये सारा सिस्टम, ये लाइफ है, ये चलता है, ये सारे जीव चलाते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए फूड मिलना जरूरी है। नेचर में फूड की मात्रा कांस्टेंट होती है। आपको हमेशा क्या ध्यान देना है कि नेचर में फूड अनलिमिटेड नहीं होता है, किसी के लिए भी नहीं होता है, राइट। हाँ, लेकिन ये है कि आर वाले छोटे से हैं, उनको फूड थोड़ा सा ही चाहिए, और वो जो फूड पसंद करते हैं वो कोई पसंद भी नहीं है, वो नॉन स्पेसिफिक है, वो कोई ख़ास फूड नहीं है कि वो कुछ भी काम में ले लेते हैं। तो जिनको थोड़ा सा ही चाहिए, और जो थोड़ा सा चाहिए वो कुछ भी हो सकता है, कोई सिलेक्टेड नहीं है, तो उनको खाना मिलने की श्योरिटी हाई है, हाई श्योरिटी ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, हाई श्योरिटी। तो जिनको फूड मिलने की श्योरिटी ज़्यादा है, तो वो एनर्जी को, जिसके पास ये कि भाई यहाँ से भी पैसे आएंगे, यहाँ से भी पैसे आएंगे, यहाँ से भी पैसे आएंगे, तो जिसकी पॉकेट में कहीं से भी पैसे आ सकते हैं, वो पैसों को कहीं भी उड़ा सकता है, राइट। और जिसके पास खास पैसे होते हैं कि तेरे पास केवल इतने ही पैसे आने हैं, तो वो फिर अगर उसने ऐसे वेस्टेज कर दिए 9,980 उसने ऐसे उड़ा दिए, तो उसके पास समस्या आ जाएगी। तो इनपुट के अकॉर्डिंग वेस्टेज हो सकता है किसी का। हाँ, ये वेस्टेज इसलिए करते हैं, चलो यहाँ भी ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, वो ठीक है, प्रेडेशन का खतरा है, सर्वाइवनेस के इश्यूज हैं, डिस्पर्स ज़्यादा करना होता होगा इनको। आई थिंक अभी क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलो आपको ये सारी बातें अगर क्लियर नज़र आ रही हैं तो आप अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और ये क्वेश्चन थोड़ा सीरियस है और हमें आंसर देना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस ना थ्रेट। बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स के एंगल से बताना है कि आर वालों के ऊपर जो थ्रेट हैं वो पुअर होते हैं या हाई होते हैं। ऐसे आपको के वालों के लिए बताना है कि इनको जो थ्रेट्स हैं वो पुअर होते हैं या हाई होते हैं। आंचल, आंसर क्या है? बाकी लोग भाई? सर आर वालों पे थ्रेड ज्यादा होते हैं, के वालों पे थ्रेड कम होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोला आपने? इसलिए क्योंकि आर वाले स्पेशलिस्ट होते हैं और के वाले कॉमन या जर्नल। रागिनी 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 रुको, दोबारा से सुनो, खुद को सुनो कि मैं क्या बोल रही हूँ। गलत बोला आपने। आर वाले जनरल होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते हैं।
आर वाले स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जनरल होते हैं ना आर वाले। निकिता, पूजा आंसर देना इसका। बायोडायवर्सिटी थ्रेट्स आर पे ज़्यादा हैं या के पे ज़्यादा है? सर ये पे ज्यादा है। के पे ज़्यादा है। सर हाँ, तो बायोडाइवर्सिटी समझ में आता है कि ये है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है और वहाँ पे कम है आर पे, लेकिन थ्रेट का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा, ठीक है। हेमलता, सर आर का हाई होना चाहिए, के का लो होना चाहिए, पुअर होना चाहिए। गलत आंसर क्यों दे रहे हो आप लोग भाई? सर आर ये तो का वीक होगा। होगा और आर का पुअर होगा। देखो खतरा क्या होता है, थ्रेट, थ्रेट का मतलब खतरा होता है ना। वो क्या चीज़ होती है? किसी को सरवाइव करने में, रिप्रोड्यूस करने में दिक्कत आए, वो थ्रेट होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम इन सर्वाइविंग और या प्लस रिप्रोडक्शन, क्योंकि बायोडायवर्सिटी थ्रेट का मतलब है पॉपुलेशन का छोटा हो जाना, पॉपुलेशन साइज का रिड्यूस हो जाना। अगर किसी का नंबर पहले 10,000 था, अब 100 पे आ गया, तो उस स्पीसीज को थ्रेट है, वो आगे फ्यूचर के अंदर ख़त्म भी हो सकती है ना। तो दिस इज़ बायोडायवर्सिटी थ्रेट्स, कि उसके क्राइटेरिया होते हैं एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल, ठीक है ना, एक्सटिंक्ट, ये सब क्राइटेरिया हैं थ्रेट्स के। तो थ्रेट ज़्यादा किन को होंगे? सीधी सी बात है, जिसका फूड स्पेसिफिक है उसको प्रॉब्लम सबसे पहले आनी है। जो जितना ज़्यादा स्पेशलिस्ट है उसको उतना ज़्यादा खतरा है। तो के सिलेक्टेड स्पीसीज दे आर एट हाई रिस्क ऑफ बायोडायवर्सिटी थ्रेट्स, हाई लेवल ऑफ थ्रेट्स। और यहाँ पे पुअर लेवल ऑफ थ्रेट्स। एक्सटिंक्शन के चांसेस किनके ज़्यादा हैं? चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, आर। एक्सटिंक्शन क्या होता है? विलुप्त हो जाना। तो कौन से स्पीसीज के विलुप्त होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आर वालों के या के वालों के? के वालों के। के वालों के चांसेस हाई रिस्क है। हाई रिस्क पे हो, हाई चांसेस, हाई रिस्क, और ये लो रिस्क पे होते हैं। दूसरे कारण भी हैं, आप उधर से भी इनको देख सकते हो कि जो छोटे वाले हैं उनसे कई सारे बनते हैं और फिर उनसे भी कई सारे बनते हैं। और फिर ये सारे वो हैं जिनको कुछ भी मिल जाए तो सरवाइव कर जाएंगे, तो इनको दिक्कत भी नहीं है। इनकी डिमांड्स हैं वो नॉन स्पेसिफिक हैं, तो ये सारे सरवाइव भी कर सकते हैं। और आर के की साइड में जाओगे तो ये ऑर्गेनिज्म कुछ खास हैं और इनसे बनते भी थोड़े ही हैं। इनका नंबर, पॉपुलेशन साइज छोटा होता है। पॉपुलेशन साइज भी छोटा है, प्लस इनकी डिमांड भी स्पेसिफिक है। तो नेचर में जैसे ही कुछ डिस्टरबेंस आएगा तो सबसे पहले इन्हीं की डिमांड पे प्रॉब्लम आएगी, राइट।
जो कोई कहे कि मेरे को तो शाम को ड्राई फ्रूट डाल के ही दूध पीना है, तो अगर घर में थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई पैसे की तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट ही बंद होंगे। ठीक है, सिंपल दूध पीना तो पी लो, वरना कोई बात नहीं, घर वाले ऐसे कहेंगे, राइट। तो दिस इज़ द रिस्क कि किसी को रिसोर्स जो मिल रहे थे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये नेचर के फ्लक्चुएशन का मैटर है, और नेचर के फ्लक्चुएशन के साथ में ही रिसोर्सेज हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। और अगर फिर हम कंपैरेटिव करेंगे, इनको आर और के कंपैरिजन में लेंगे, तो किसी के रिसोर्सेज पे प्रॉब्लम देखें तो आर पे जल्दी आती है, क्योंकि आर को जो नीड है वो उसकी डिमांड स्पेसिफिक है, इसलिए प्रॉब्लम आती है उसको, और जिसकी कॉमन डिमांड है उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्सटिंक्शन, अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत भी आती है, मान लो कि किसी को दिक्कत भी आई, तो यहाँ पे मान लो कि कुछ एक को दिक्कत आ गई तो बाकी तो बचे हुए हैं, यहाँ पे ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ये सब बचे हुए हैं यहाँ पे, तो पॉपुलेशन छोटी नहीं हो गई। एक तो इनका पॉपुलेशन पहले से बड़ा होता है, जैसे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन उसकी साइज बड़ी है, और फिर इनको डिमांड भी कुछ खास नहीं है, और इनको जो चाहिए वो मिल जाएगा, इसके चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो इनका नंबर एकदम से नीचे आ जाएगा, इसकी संभावना नहीं है, ऐसा रिस्क नहीं है। लेकिन जो बड़े वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जिनका बॉडी साइज बड़ा है, लाइफ स्पान बड़ा है, केस सिलेक्टेड हैं, जिनकी डिमांड स्पेसिफिक है, जो हाई रिस्क के ऊपर है, उनके साथ प्रॉब्लम आनी है एक्सटिंक्शन की, क्योंकि वो एक तो नंबर उनका छोटा है कि अगर डेथ होनी भी चालू हुई तो फिर जल्दी ही सारे हट जाएंगे नेचर से, क्योंकि नंबर इतना बड़ा नहीं है इनका, और फिर इनको जो चाहिए वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इनको ज़्यादा रिस्क है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो कोई भी स्पीसीज जो जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी वो उतनी ही ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में चली जाती है, करेक्ट। कुछ बच्चे इसे जिद करते हैं कि मैं तो अगले साल जो पढ़ाई है वो यहाँ नहीं करूँगा, मैं तो नानी के घर पे करूँगा। ऐसी जिद क्यों करते हैं कुछ बच्चे? कुछ बच्चे ऐसे जिद करते हैं ना कि मेरा तो एडमिशन अगले साल ननियाल में करा देना, मैं वहीं आराम से पढ़ लूँगा। तो ऐसी जिद क्यों करते हैं? वहाँ पे डांटने वाला कोई नहीं होता। हाँ, वहाँ पे उनको सहूलियत ज़्यादा होती है, वहाँ पे उनको सहूलियत ज़्यादा होती है, और उनके लिए एटमॉस्फेयर ज़्यादा फ्रेंडली होता है, राइट। ऑर्गेनिज्म वहीं रहना चाहता है जहाँ उसको दिक्कत कम हो। तो अगर ये जिद बढ़ जाए, मान लो कि उस बच्चे की कोई ऐसी डिमांड है, वो डिमांड उसके पापा पूरी नहीं कर सकते लेकिन उसके नाना पूरी कर सकते हैं, तो क्या वो बच्चा पापा के घर रहेगा या अपनी पढ़ाई नाना के घर करेगा? नाना के घर। यानी कि अगर आप उसको एक बार बात करके उसको घर से अपने घर में ले भी आए, पापा के पास ले भी आए, तो वहाँ वो रुकेगा नहीं, वापस वहीं चला जाएगा। तो ऐसा ही कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ में भी होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक प्लांट स्पीसीज है एक्स, और ये एक्स प्लांट किसी एरिया 1 में ही पाया जाता है, दिस इज एरिया 1। हालांकि एरिया 1 के बाद में यहाँ पे एरिया 2 भी है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे एरिया 2 भी है, एरिया 3 भी है, सारे एरिया ही होते हैं, ठीक है, एरिया की कमी नहीं है ना, एरिया ही एरिया है, राइट। लेकिन पर्टिकुलर कोई स्पीसीज है जो किसी एक एरिया में पाई जाती है, बाकी एरिया के अंदर नहीं पाई जाती, दिस इज द स्पीसीज ए। तो हमारा कोई ट्री है, उस ट्री की स्पीसीज ए है, वो किसी एक एरिया में पाई जाती है, बाकी एरिया में नहीं पाई जाती। अगर कोई स्पीसीज, ये कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई बर्ड भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो आप,
अगर वो किसी एक एरिया में तो पाई जाती है, बाकी एरिया में नहीं पाई जाती। इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि वो बाकी एरिया में उसको सरवाइव करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो नहीं मिलते होंगे, और इस एरिया में वो रिसोर्स पाए जाते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई रिसोर्स प्रेजेंट हो और कोई स्पीसीज केवल वहीं तक मिले, तो इट इज़ कॉल्ड एंडेमिक। तो हमारी स्पीसीज क्या हो जाती है? एंडेमिक हो जाती है। तो दिस इज एंडेमिक टू एरिया 1। तो स्पीसीज ए इज एंडेमिक टू एरिया 1। ठीक है, अब आपके इस चीज़ को हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि अगर कोई स्पीसीज किसी एक एरिया में ही पाई जाती है, बाकी एरिया में नहीं पाई जाती, तो इसका एक्सटिंक्शन अगर हम देखें या हम ये कहें कि फ्यूचर में इसका पॉपुलेशन बढ़ेगा या कम होगा, तो देखो पहली बात तो ये कि बाकी एरिया में तो ये है ही नहीं, तो यहाँ पे तो वैसे ही 0 है। अगर यहाँ पे भी मान लो कि इसके 50 मेंबर हैं और 50 मेंबर से आने वाले टाइम के अंदर अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन हुआ तो नंबर कम हो सकता है, राइट। अगर इनके मेंबर यहाँ भी प्रेजेंट होते कि 20 यहाँ होते, 10 यहाँ पे होते, 15 यहाँ पे होते, तो टोटल मिला के ये नंबर बड़ा हो जाता, तो पॉपुलेशन इतनी जल्दी छोटी नहीं होती इसकी। लेकिन ये एंडेमिक है, एक एरिया से बाहर ये मिलता ही नहीं है, उसी एरिया में मिलता है। तो इन केस ऑफ टाइम फ्यूचर के साथ में अगर हम देखें तो इसका नंबर रिड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा, यानी कि एंडेमिक जितना ज़्यादा होगा कोई, उसका पॉपुलेशन उतना ज़्यादा छोटा होने की तरफ उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाई रिस्क होता है। जितना ज़्यादा कोई एंडेमिक होगा उसके ऊपर उतना ज़्यादा पॉपुलेशन छोटी होने के चांसेस मंडराते रहते हैं, हाई रिस्क। तो एंडेमिक होना भी क्या बनाता है? हाई रिस्क है एक प्रकार का बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। आप लोगों से क्वेश्चन केवल इतना सा पूछा जा रहा है कि हमारा जो स्पीसीज ए है ये एरिया 1 में तो पाया जाता है, लेकिन एरिया 2, 3, 4 इनमें क्यों नहीं पाया जाता? अगर इनमें भी पाया जाता तो ये एंडेमिक नहीं होता। एंडेमिक नहीं होता तो इसको हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन नहीं होता, एक्सटिंक्शन का खतरा इतना नहीं होता। तो एंडेमिक होना किसी को प्रॉब्लम में डालता है। तो हमारी स्पीसीज एरिया 2, एरिया 3, 4 इनमें क्यों नहीं जाती? हम एक काम करते हैं, इनके बीजों को उठा के और एरिया 2, 3, 4 में हम डाल के आ जाते हैं, तो क्या वहाँ पर भी पेड़ बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर हमने इनके बीजों को उठाया और हमने इनके बीजों को इन एरिया के अंदर लगा भी दिया, मिट्टी में डाल दिया, पौधे लगा दिए, ऐसे काम कर दिए हमने, तो क्या अब ये वहाँ पे ग्रो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। क्यों नहीं नहीं करेगा? करेगा सर, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर वो अपने सर वो वहाँ के लिए अपने adaptive नहीं है। रीजन के लिए अपने रीजन के लिए ही अडेप्टेड है ऐसे? सर Yes, vital वो feature- एक सर्टेन रीजन में ही ग्रो कर सकते हैं। नहीं, कि आपको ऐसे लगना चाहिए कि आपने इसके बीज डाले, ठीक है, आपने डाले, आप तो पढ़े लिखे हो, है ना, आप तो समझदार हो, इकोलॉजी भी आती है आपको, आप तो नेचर के प्रति कुछ क्यूरियस भी हो, नेचर का भला करना चाहते हो ना, इसलिए आप ऐसे काम कर रहे हो, आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो ना, इसलिए कर रहे हो। लेकिन ये काम तो नेचर खुद भी करती होगी। इसके बीज हवा से गए होंगे, किसी और से गए होंगे, इसने बीज इधर उधर तो फैलाए होंगे। पौधा मूर्ख तो नहीं है ना, पौधे ने अपने बीज फैलाने की कोशिश की थी या नहीं की थी? या पहली बार आपके ही पुण्य हाथों से ये काम हो रहा है? आंसर देना। की थी सर। पौधे ने भी पूरी कोशिश की है ना, ऐसे हर पौधे ने कोशिश की है पहले, लेकिन इसके बीज तो पहले भी नहीं उगे कभी और अब भी नहीं उगेंगे। अगर पहले इसके बीज उग जाते या आपके हाथ लगाने से अब उग रहे हैं, इसका मतलब ये एंडेमिक ऐसे तो नहीं हो गया। अगर आपके हाथ लगाने से इसके बीज वहाँ उग रहे हैं तो इसने पहले अपने बीज इधर उधर बखेरे होंगे तो भी उगे होंगे।
अगर उगे होंगे तो डिस्पर्स हुआ होगा, अगर ये डिस्पर्स हो गया तो फिर एंडेमिक कैसे हुआ? तो एंडेमिक का मतलब जो डिस्पर्स हो ही नहीं पाया वो एंडेमिक है, जो कहीं फैल नहीं पाया वो सीमित होता है एक एरिया में। समझ पा रहे हैं? जो आज तक नहीं फैल पाया वो एक एरिया में सीमित है, यानी कि उसको जो चाहिए वो केवल वहीं है, इसलिए उसके बीज थोड़े से बाहर गए, वहाँ पे सर्वाइव नहीं करता पौधा, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब उसके रिसोर्स केवल इस एरिया में पाए जाते हैं, उसको जो रिसोर्स जरूरी है वो रिसोर्स केवल इसी एरिया में मिलते हैं, बाकी एरिया के अंदर नहीं मिलते। ठीक है ना? जैसे कुछ बच्चों को मोबाइल चाहिए तो घर में जो उनको मोबाइल दे देता है, बस वो उसके चिपके रहते हैं कि बस वो कहेगा वो तो कर देंगे, और उसके पास रहेंगे, उसका पूरा ध्यान रखेंगे, वो कब आता है, कब जाता है, कब फ्री होता है, कब अपना काम करता है, राइट? तो दिस इज द नीड, जहाँ से वो पूरी होंगी ऑर्गेनिज्म वहाँ तक सीमित हो जाता है, और ये रिसोर्स कहीं पहले थे ही नहीं। तो इन केस अगर कोई अपने रिसोर्सेज को लेकर के इतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है कि उसके रिसोर्स किसी एक एरिया में है, बाकी एरिया में है ही नहीं, तो वो बाकी एरिया में मिलेगा भी नहीं। एंड बाकी एरिया में नहीं मिलना, केवल एक एरिया तक सीमित हो जाना, इट इज़ कॉल्ड एंडेमिज्म। और अगर कोई स्पीसीज एंडेमिक हो गई है तो इट इज़ नियर टू थ्रेट, कि उसके ऊपर जल्दी ही खतरा आने वाला है, कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, अगर यहाँ के रिसोर्सेज ख़राब हो गए तो फिर ये कहाँ जाएगा? समझ पा रहे हैं ना? कि अगर और कहीं तो इसका घर वैसे ही नहीं है, और जहाँ इसका घर है वहाँ अगर दिक्कत आ गई तो इसको तो अब नेचर से ही हटना पड़ेगा। तो इट इज़ द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक रिसोर्सेज। और क्या आप बता सकते हो कि यहाँ ये केवल एक रिसोर्स की वजह से एंडेमिक हुआ है या कई सारे रिसोर्सेज की वजह से एंडेमिक हुआ है? किसी सिंगल रिसोर्स की वजह से एंडेमिक होता है कोई, या मल्टीपल रिसोर्सेज की वजह से एंडेमिक होता है कोई? मल्टीपल रिसोर्सेज की वजह से। पर्टिकुलर रिसोर्सेज की वजह से, यानी कि एक से ज़्यादा रिसोर्सेज काम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो फिर आंसर क्या होगा? मल्टीपल रिसोर्सेज की वजह से। यानी कि कोई स्पीसीज आपको एंडेमिक ऐसी नहीं मिलेगी जो एक रिसोर्स के कारण से एंडेमिक हुई हो? यस, मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि कोई स्पीसीज उसको एक खास पीएच चाहिए, वो यहाँ पे है तो इसलिए वहाँ पे ग्रो करती है, और एक स्पीसीज ऐसी है जिसको पीएच भी इतनी चाहिए, टेम्परेचर भी इतना ही चाहिए, वो सब यहाँ मिलेगा तो यहाँ पे करेगी। तो किसी एक वजह से कोई एंडेमिक हुआ है या एक से ज़्यादा वजह से कोई एंडेमिक हुआ है, तो इस पे आपका दिमाग क्या कह रहा है? आशा? ये सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। सर दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। वो तो ये कि अगर आपने कोई चीज़ ऐसी ली है जो, मान लो कि आपने कहा कि ये एक ऐसा ट्री है, इसमें पॉलिनेशन केवल यही बटरफ्लाई करती है, और वो बटरफ्लाई केवल यहीं पाई जाती है, तो बेचारा पौधा यहीं मिलेगा आपको। तो कोई पौधा एक बटरफ्लाई के कारण से भी एंडेमिक हो सकता है क्या? कि अगर वो बटरफ्लाई जहाँ होगी वहाँ तो उसमें पॉलिनेशन होगा, उस एरिया में तो वो ट्री मिलेगा, बाकी एरिया जहाँ पे वो बटरफ्लाई नहीं है वहाँ पे वो हो सकता है कि प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होगा, तो वो उसमें सीड नहीं बनेंगे, तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा पौधा। तो इट मे बी ए सिंगल टाइप ऑफ रिसोर्स एंड इट मे बी ए सेट ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन इंड्यूस एंडेमिज्म टू ए पर्टिकुलर स्पीसीज। लेकिन ये ज़रूरी है कि एंडेमिक तभी हो सकता है कोई जब जो रिसोर्सेज हैं वो किसी खास एरिया में ही पाए जाएं, उसके नेबरिंग एरियाज़ के अंदर वो रिसोर्सेज अपसेंट हो तो एंडेमिक हो जाती है कोई स्पीसीज। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे जिनको लेकर के हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे दोनों पैटर्न्स को, कि आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड।
तो ओवरऑल देखा जाए ना, ओवरऑल अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ओवरऑल ऐसा लगना चाहिए कि आर वाले हैं वो बच्चे हैं, है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है और वो कैसे भी काम चला लेते हैं ना, गरीब से हैं वो आर वाले गरीब से हैं और उनको हालांकि दिक्कत तो है ही, दिक्कत तो सभी को होती है, दिक्कत तो के को भी है, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो सबको है, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसके कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा भी सबको होता है, सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने प्रॉब्लम है, और उनके साथ में ही लाइफ स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होता है, लाइफ चलानी होती है ना। तो आर वाले हैं वो छोटे आकार के, अगर आपको एक बात ध्यान में रह जाती है तो आप सारे आंसर दे सकते हो कि आर वाले छोटे जीव हैं और के वाले बड़े हैं। अब छोटा और बड़ा आपको सारी कहानी समझा देगा कि कोई छोटा तब हो सकता है जब वो बना ही छोटा था, कोई छोटा तब होता है जब उसको बड़ा होने नहीं दिया गया, और कोई छोटा तब होता है जब वो बड़ा होने से पहले ही रिप्रोड्यूस कर लेता है, और कोई छोटा तब होता है जब वो रिप्रोड्यूस करने के बाद सर्वाइव भी नहीं करता है, तो वो खुद भी छोटा, वो बच्चे भी छोटे बनाता है, बार बार यही चलता रहता है उनकी लाइफ में, तो वो हमेशा से छोटे हैं, देर आर सिलेक्टेड, और दे हैव ए एनर्जी वेस्टिंग मोड, एनर्जी को वेस्ट करते हैं। एनर्जी को वेस्ट करना आपको समझ में आना चाहिए 9980 से, कि आपको ध्यान में आ जाए कि हाँ सर ने क्लास के अंदर 9980 को बताया था कि 1000 बनाए थे, 20 अंडे से एडल्ट बनते हैं, बाकी ख़त्म हो जाते हैं। 9980 ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान में ये रहना चाहिए कि बहुत बड़ा जो नंबर है वो वेस्ट हो जाता है, और थोड़े से ही सर्वाइवनेस जो है, प्रोजेनी की जो सर्वाइवनेस है वो बहुत कम है, तो किसी का चांस ऑफ सर्वाइवल कम हो तो उसके लिए तो कोशिश यही की जाती है कि चलो ज़्यादा बना दो, कम से कम कोई ना कोई तो बचेगा ही बचेगा, एक वो तरीका है। फिर ये आता है कि ये ऐसा कर कैसे पाते हैं, तो सीधा सा आंसर है कि ये कुछ भी खा लेते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है, तो दे आर स्मॉल साइज, दे प्रोड्यूस सिंगल इन लाइफ, दे आर सेमल्पेरस, दे प्रोड्यूस हाई नंबर ऑफ प्रोजेनी मेंबर, their progeny members are small in size, they lost energy, they heavy input their biomass in the progeny, right, they are not endemic, ये एंडेमिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनकी डिमांड स्पेसिफिक है ही नहीं। एंडेमिक तो वो होता है जिसकी डिमांड स्पेसिफिक है, इन पे थ्रेट भी नहीं है, ठीक है, एनवायरनमेंट के फ्लक्चुएशन का फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर फेवरेबल फॉर आर, there are so many things that are favorable for K, ठीक है। पॉपुलेशन साइज पे रिस्क, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की साइज है और सारी चीज़ें हैं, तो आई होप जो चीज़ें हमारी आर एंड के सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर एंड के स्ट्रेटजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इसमें आ गई थी, तो ऑलमोस्ट पिछले पेपर्स को अगर आप रिव्यू करें या आप एक्सपेक्ट करें कि आने वाले क्वेश्चंस हमारे कैसे रह सकते हैं, और हमें लगभग 99% किसी भी क्वेश्चन को करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये चीज़ें समझ ली हैं। और थोड़ा सा क्या है कि जैसे क्लास में तो ठीक है, आपको साथ साथ में चीज़ें, कई बार आपका दिमाग कुछ और सोच रहा था, मैंने उसको बताया तो आपने फिर उसको चेक कर लिया तो आपको लगा कि हाँ ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली भी ऐसा ही होना चाहिए। आप इन चीज़ों को रिपीट करना, क्लास को रिपीट करना, एंड देन समराइज़ करना चीज़ों को, और समराइज़ करके जस्ट कुछ ऐसे रूटीन एग्जांपल सेट कर लो दिमाग में कि आर के लिए मुझे इसका सहारा लेके चीज़ें समझनी है ना, के का मुझे इसका सहारा लेके चीज़ें समझनी है, फिर उनकी लाइफ को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये मैटर कैसे है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कुमकुम समझ में आया क्या?